नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी की नई तालीम, जो आपका पेपर है वर्क एजुकेशन का, बीएड सेकेंड ईयर का। तो उसका एक टॉपिक है कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ नई तालीम, वर्क एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एज पर राइट टू एजुकेशन, यानी कि RTE 2009। इसमें मतलब क्या है, इसका इतना बड़ा टॉपिक का नाम हो गया कि यही नहीं समझ में आता कि भाई है क्या, मतलब इसमें हमें बताना क्या है। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें समझ में नहीं आता कि इसमें हमें बताना क्या है। तो बहुत सारा ये जो टॉपिक है ये कन्फ्यूज़न है। इस तरह के आपके 3 टॉपिक है। पहला है आपका NCF का, दूसरा है आपका RTE का, और तीसरा है आपका NCFTE का। NCF हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट इसकी हमने बनाई हुई है सब्जेक्ट की, बिल्कुल अलग से। सब्जेक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी की सारी जितने भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे RTE के बारे में। है क्या, इसको बिल्कुल डिटेल में एक बार समझ के चलेंगे। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तीनों में से आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, पूरे चांस है। 90% इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसका जो नाम हो गया वो इतना बड़ा हो गया। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार नई तालीम, कार्य शिक्षा, सामुदायिक व्यस्तता की समकालीन प्रासंगिकता क्या है, उसके बारे में विचार कीजिए। तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, बात क्या करना चाहता है। ये क्वेश्चन में हमें लिखना क्या एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आता। आप क्वेश्चन बैंक को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। आप बुक्स को रीड करेंगे तो उसमें बिल्कुल अलग मैटर दिया हुआ है। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है, हमें टॉपिक को समझना होगा कि टॉपिक में एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। तो क्या पूछना चाह रहा है इसमें, टॉपिक में पूछना चाह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में एक RTE आया था, राइट टू एजुकेशन। ये क्या था, अगर मैं बिल्कुल इन शॉर्ट में बताऊं, ये था कि हर किसी बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन को प्राप्त करने का बिल्कुल राइट दिया गया था, अधिकार दिया था। तो ये कानून है कि हर किसी को, पूरे देश में हर किसी को शिक्षा को प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। उसके ऊपर जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि जैसे पहले पुराने समय में होता था कि क्षत्रिय ही शिक्षा को ग्रहण करेंगे या सिर्फ इस जाति के लोग ही शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। तो उससे चीज से रिलेटेड ये आपका RTE था कि सभी को ही शिक्षा का अधिकार है। इसमें बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे कानून थे। आपका ये टॉपिक यहाँ पर ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अनुसार, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ये सब्जेक्ट आप पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, गांधी जी की नई तालीम, कार्य शिक्षा, सामुदायिक व्यवस्था, इसके आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है। मतलब आज के समय में ये सब चीज़ें जो नई तालीम में आप पढ़ते हैं, वर्क एजुकेशन में आप पढ़ रहे हैं कि क्राफ्ट की एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, एक्सपीरियंस लर्निंग देनी चाहिए, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का RTE के अनुसार आज के इस समय के लिए कहाँ तक ये चीज़ उपयुक्त है, कहाँ तक ये चीज़ सही है, हमें ये बताना है कि हम इन चीज़ों को आज के टाइम में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं RTE के अनुसार। इन शॉर्ट में सब कुछ भूल जाइए, हमें सिर्फ दोनों के कंपैरिजन करके हमें सिर्फ ये बताना है कि RTE ने भी जो नई तालीम है, जो वर्क एजुकेशन है, इसका समर्थन किया था और इसी से रिलेटेड कुछ अपने पॉइंट्स दिए थे जिससे पता चलता है कि RTE ने भी वर्क एजुकेशन को सपोर्ट किया था। ठीक है, देखते हैं क्या है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या है ये? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि हर बच्चे को फ्री में और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे कि 14 साल तक के बच्चों के लिए सभी के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, और सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। एक एक्ट है, एक कानून है जो कि पार्लियामेंट में आया था 4 अगस्त 2009 को। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि RTE का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में कब आया था? 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 में। which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 years, यानी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके रेफरेंस में ये पूरा का पूरा एक्ट था। ठीक है, तो आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग ये आया था, उसके अंडर में ये आया था।
आर्टिकल 26 में क्या लिखा गया था देखते हैं कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आमतौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगी। शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान और मजबूत करने के लिए निर्देशित की जाएगी। यह सभी देशों, नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता और दोस्ती को बढ़ावा देगी और आगे बढ़ने की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। माता पिता को अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का चयन करने का एक पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार है, यहाँ पर पूर्ण आएगा आपका, ठीक है। यानी कि माता पिता के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों के लिए सही एजुकेशन को चूज कर सके, सिलेक्ट कर सके। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे, विशेषताएं क्या क्या थी आरटीई के अनुसार। अभी तक आपने पूरे टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ा, आरटीई के बारे में पढ़ा कि आरटीई क्या था, ये क्या एक्ट था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि इन्होंने किन किन पॉइंट्स पर फोकस किया। सबसे पहला है स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं देश में जिन्होंने या तो प्राइमरी एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन ही नहीं लिया, ठीक है, यानी कि वो तो शिक्षा में जाते ही नहीं, उन्होंने कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन तो लिया, लेकिन चाहे तो ये कह लो कि भाई परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण, ठीक है, चाहे रुचि ना होने के कारण, चाहे वहाँ पर इस तरह का अवेयरनेस ना होने के कारण उन्होंने अपने एडमिशन को हटवा लिया या बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दी। तो उन बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन इस एक्ट में दिया गया था कि सभी बच्चों को बिल्कुल अनिवार्य से शिक्षा दी जाए। और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चे निकलते थे, तो उसके लिए कहा था कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन हो और कंपल्सरी एजुकेशन हो, कि हर बच्चे को जरूरी है एजुकेशन करनी, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल्स, यानी कि दूसरे स्कूल में स्थानांतरण, ट्रांसफर करने का अधिकार होना चाहिए। बच्चे आज इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल को अगर अपनी क्लास पूरे होने के बाद वो इस स्कूल को छोड़ना चाहते हैं, किसी और स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उनका पूरा अधिकार है, उनको पूरा अधिकार है, जिस स्कूल में वो चाहे उस स्कूल में पढ़ सकते हैं। ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स एंड लोकल ऑथोरिटीज टू एस्टैब्लिश स्कूल्स, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि स्कूल की स्थापना करने के लिए उपयुक्त जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं और जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिया में अपने अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके बेहतर स्कूलों की स्थापना करें। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्कूलों को बनाने में, स्कूल में जितना भी खर्च आता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जितना भी फाइनेंस होता है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की इक्वल होनी चाहिए। इक्वल भी ना हो तो शेयरिंग होनी चाहिए आपस में, चाहे कितने का भी रेशियो ले ले, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए एजुकेशन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यूपी की बात है, यूपी की एजुकेशन है, तो वो सेंटर कोई काम ही ना करे, सिर्फ और सिर्फ यूपी पर ही छोड़ दे, या जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सेंटर पे छोड़ दे, या सेंटर की गवर्नमेंट यूपी पर छोड़ दे, स्टेट की गवर्नमेंट पर छोड़ दे। नहीं, दोनों गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलकर काम करना चाहिए। ड्यूटी ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, जो स्थानीय उस जगह के जो अपने अपने जो अधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती है, उनके कर्तव्य, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, माता पिता और अभिभावकों के कर्तव्य के बारे में भी इसमें स्पेशल प्रावधान था। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार होनी चाहिए जो कि बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन भी उपलब्ध करा सके। स्कूल में जाने से पहले, स्कूल में एडमिशन से पहले जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है उसको भी अच्छे तरीके से करा सके। जैसे को आज के टाइम में हम प्ले स्कूल कहते हैं, तो वो स्कूल से प्री स्कूल ही माना जाता है उसको। उसमें बच्चों को पढ़ाई तो नहीं होती है, उसमें तो सिर्फ बच्चों को बोलना सिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा, या अपने काम को खुद थोड़ा करना सिखा देते हैं। प्ले स्कूल होता है वो। नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। प्रवेश के लिए, एडमिशन के टाइम पर अगर स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए कोई कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, अगर कोई बच्चा प्रवेश करा रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो उसके पास आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो कितनी एज का है ये पता होना चाहिए। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, इसमें प्रावधान था आरटीई में कि कोई भी स्कूल एडमिशन को करने से मना नहीं कर सकता किसी भी बच्चे का, ठीक है।
नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता प्राप्त किए बिना कोई स्कूल स्थापित नहीं किए जाएंगे, यानी कि सभी स्कूलों को पहले मान्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कोई एग्जाम अगर आप ले रहे हैं और कोई कंप्लीट, जैसे कोई बच्चा क्लास को कंप्लीट कर लिया तो उसको सर्टिफिकेट बच्चों को मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए फाइनल लास्ट में। तो ये था आरटीई की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं। आगे देखते हैं। एजुकेशन राइट एक्ट एम्फेसाइज रेडिकल चेंज इन एजुकेशन एंड करिकुलम कंटेंट। जो शिक्षक अधिकार अधिनियम था, इसने शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम की जो सामग्री थी, जो करिकुलम था, ठीक है, जो मटेरियल था, जो कंटेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने पर पूरा फोकस दिया, कि पूरी तरह से परिवर्तन करने पर बल दिया है। कैसे? इसके आदेश के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षित शिक्षक बुनियादी सुविधाओं और एक बेहतर शैक्षणिक आधारभूत संरचना के लिए शिक्षा को निम्न प्रकार से प्रेरित करते हैं। किस तरह से? Now states, NGOs, activists, private foundations and international organizations have also started supporting educational facilities to children. अब ये जो एजुकेशन राइट एक्ट था, इसने पूरी तरह से ये कहा कि भाई जो पाठ्यक्रम है, जो पैटर्न चलता आ रहा है, उसको पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, उसमें चेंजेस आने चाहिए। इतने सारे नियम भी बनाए। अब इसको लेकर आरटीई के आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रेरणा मिली कि हमें भी एजुकेशन के संबंध में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ बेहतर करने चाहिए। तो जो भी राज्यों के जो एनजीओज थे, ठीक है, एक्टिविटीज थे जो, या कोई प्राइवेट फाउंडेशन थी, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी स्कूल के जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे फाइनेंस की बात है कि अकेले गवर्नमेंट ही सारा का सारा फाइनेंस नहीं उठा सकती है, इतनी सारी जनता, इतने सारे बच्चे हैं, उन सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए भी जो एनजीओ थे, जो फाउंडेशन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वो आगे आए। नाउ स्कूल रेजिडेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि SDMC is a very important institution and it takes into consideration parents views about child education। जो ये समिति है, स्कूल निवास और निगरानी समिति SDMC, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हो गई थी और ये बाल शिक्षा के बारे में माता पिता के क्या विचार है उस पर अपने विचार देती थी, यानी कि जो बच्चों की जो शिक्षा है उसके संबंध में, उससे रिलेटेड उनके पेरेंट्स के क्या थॉट्स आ रहे हैं, उनके थॉट्स पर सोचती थी, उनके थॉट्स पर विचार करती थी और उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन के संबंध में अपने कार्य करती थी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अधिक बल देता था, जिससे शिक्षक को नई शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो एजुकेशन एक्ट था वो टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस देता था कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको भी बहुत अच्छी बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स है वो चलाए जाने चाहिए, जिससे बच्चों को भी नए नए मेथड्स सीखने को मिले, नए तरीके से बच्चों को सिखाने को मिल सके। Learning through activities and discovery in child-friendly and child-centered manner will generate interest in education among children. It is also inspired by Gandhi जी basic education। मेन पॉइंट जो बात जहाँ से हम लेकर चले थे वहीं पर आ गई। आरटीई ने क्या कहा था कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, अधिगम जो होना चाहिए, जो सीखना होना चाहिए बच्चों को, जो शिक्षण होना चाहिए, वो एक्टिविटी के द्वारा सीखें। बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, कुछ ना कुछ काम करते रहे, ठीक है, क्रियाकलाप करते रहे, उसके द्वारा बच्चे सीखें, खुद ज्ञान को, नॉलेज को खोजे, खुद से एक्सपीरियंस के थ्रू वो बच्चे करें। और जो करिकुलम होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर का मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें जो बच्चे हैं उनको फोकस किया जाना चाहिए। बच्चों के क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की क्या नीड है, क्या उनकी आवश्यकता है, उसके बेस पर करिकुलम होना चाहिए। साथ ही साथ जो हम टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं उसमें टीचर तो पैसिव रोल में हो, टीचर तो सिर्फ एक गाइड की तरह काम करने चाहिए, बाकी जो मेन फोकस है वो बच्चे पर होना चाहिए। मेन जो चिल्ड्रंस हैं वो पूरे एक्टिव रोल में होने चाहिए, वो प्राइमरी होने चाहिए और टीचर सेकेंडरी रोल में होने चाहिए। ये गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन थी, जो बुनियादी शिक्षा थी, उससे इंस्पायर्ड थे। टू मेक चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम फियर, मेंटल ट्रॉमा एंड एंजाइटी एंड हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली। इसमें बच्चों को जो भय होता था, डर होता था कि भाई इतने नंबर आने चाहिए, ये टीचर्स का डर है, या
किसी भी तरह का कोई डर है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, होमवर्क नहीं हो रहा है, इस तरह के डर को ख़त्म करना। या जो बच्चों को कभी-कभी जैसे मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, एंग्जायटी हो जाती है, जैसे आज के समय में आप बहुत कुछ देखते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और जैसे ही बोर्ड्स का रिज़ल्ट आएगा आप उसके बाद न्यूज़पेपर देखेंगे तो कितनी न्यूज़ देखेंगे कि इस बच्चे ने वहाँ पर आत्महत्या कर ली, इसने सुसाइड कर लिया, कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया इस वजह से सुसाइड कर लिया। और बोर्ड्स ही नहीं, हर लेवल पर अगर बच्चे एंग्जायटी की वजह से, चिंता की वजह से, मेंटल ट्रॉमा की वजह से, फियर की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, तो इन सब से फ्री रखने की बात करेगी कि एजुकेशन को इन सब से फ्री रखना चाहिए। तो अब आपने नई तालीम का पूरा नई तालीम बोलो मैं आरटीई के बारे में पूरा पढ़ा कि आरटीई क्या था, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और इसके बाद जो सारे एनजीओज थे, जो एक्टिविटीज थे, वो किस तरह से अपने काम पे आए, ठीक है, किस तरह से फॉर्म में आए, वो सब चीज़ आपने देखी। इन सब चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी हद तक जो ये आरटीई है ये नई तालीम से जुड़ी हुई है। कैसे? जैसे कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करें, लर्निंग बाय डूइंग करें, बच्चों को प्राइमरी रोल देना चाहिए और टीचर्स को सेकेंडरी रोल देना चाहिए, मतलब जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। काफ़ी बातें थी जो कि नई तालीम से जुड़ी हुई थी। इससे पता चलता है कि आरटीई के अनुसार भी आरटीई ने भी बेसिक शिक्षा, नई तालीम को और वर्क एजुकेशन को माना था कि हाँ ये एक बहुत सही तरीका है एजुकेशन का। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की तरह नई तालीम भी 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में और कंपलसरी प्रतिबद्ध शिक्षा देने के प्रतिबद्ध थी। यह भी ज्ञान को बोझ न मानकर बच्चों को सृजनात्मक कार्य में, क्रिएटिव वर्क में लगाकर शिक्षा पर बल देती थी और राज्य और समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करती थी। मतलब बच्चों के एजुकेशन में उनकी सोसाइटी का, उनके समाज का, उनके पेरेंट्स का, फैमिलीज का, स्टेट्स का, उनकी पूरी तरह से भागीदारी होनी चाहिए, कम्युनिटी वगैरह की एंगेजमेंट होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो इसीलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में करने की पूरी कोशिश की है। तो यही था आपको टॉपिक, इसमें और कुछ नहीं करना है। आपको आरटीई के बारे में बता दिया आपने, और आपको आरटीई के बारे में तो बता दिया आपने, चाहे आप एग्जाम में थोड़ा सा नई तालीम वर्क एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप आधे पेज का या एक पेज का, उसके बाद आरटीई के बारे में बता दीजिए, फिर दोनों को आप कंपेरिजन कर सकते हैं। कंपेरिजन से मतलब मेरा मतलब है लास्ट में आप लिख सकते हैं कि आरटीई ने भी वर्क एजुकेशन का सपोर्ट किया था, वर्क एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही अपने जो पॉइंट्स थे वो दिए थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप अपने कमेंट, अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।